प्रिय छात्रों, हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश पारामाउंसी, ब्रिटिश सर्वसत्ता का अध्ययन को ख़त्म किया। अब आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो टॉपिक है ब्रिटिश प्रशासनिक विकास। ब्रिटिश प्रशासनिक विकास आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी में जीएस के लिए होगा वो उसके लिए, और जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उसके लिए ऑप्शनल टॉपिक में और जीएस के टॉपिक में इन दोनों में महत्वपूर्ण है। इस कारण से ये काफ़ी उपयोगी टॉपिक है ब्रिटिश प्रशासनिक विकास। इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री दोनों मिक्स है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशंस जैसे ही हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया ब्रिटिश शासनकाल के विकास का परिणाम है। और अगर ब्रिटिश प्रशासनिक विकास पढ़ रहे हैं तो विकास जब भी पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी और हिस्ट्री का मिक्सिंग है ये टॉपिक, ब्रिटिश प्रशासनिक विकास, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। क्लियर? तो इतिहास के दृष्टिकोण से कैसे इसको देखा जा सकता है, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि शासन के संचालन हेतु, यानी किसी भी देश में शासन संचालन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी जरूरी है। व्यवस्था क्या है? अनिवार्य। ब्रिटिश शासन भी इस नियम का अपवाद नहीं है। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्टरी बात हमने कही अभी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत इंट्रोडक्शंस के तहत एक बात कही जो सभी पर लागू होता है कि कहीं भी शासन करना हो, किसी भी देश का शासन करना हो, उस शासन के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जरूरी है। ये जो सेंटेंस कहा गया इसका क्या अर्थ हुआ, इसके क्या मीनिंग्स हुए, इसको समझने की जरूरत है। तो शासन जो किसी देश पे किया जाता है, चाहे उस देश के लोग करें या चाहे बाहर से आए हुए लोग करें, ठीक है, शासन करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि उसके माध्यम से एक व्यवस्था आती है, एक सिस्टम आता है। कैसी व्यवस्था, कैसा सिस्टम? तो वो व्यवस्था, वो सिस्टम होता है सुव्यवस्था लाने के लिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी चीज सुविधाजनक रूप से संचालित हो। यदि शासन नहीं रहेगा तो हर व्यक्ति अपने मर्जी की बात को लागू करना चाहेगा और हर व्यक्ति की मर्जी अलग अलग होगी, तो परिणाम क्या होगा? आपस में टकराहट पैदा होगी और एक अशांति की स्थिति उस देश में उत्पन्न होगी। इसलिए देश को सुविधाजनक रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कोई गवर्नमेंट, कोई शासन का होना अनिवार्य, जरूरी है। अब शासन का यहां पर क्या अर्थ होता है, गवर्नमेंट का क्या अर्थ होता है? तो सिंपल वे में जानिए, आदेश देने वाला, जो एक निश्चित कानून को बना करके उसको क्रियान्वित करने का आदेश दे, वो शासक कहलाता है, वो शासन कहलाता है। बात समझ में आ गई? देश को एक रूप से चलाने के लिए कोई नियम बना दे, कोई कानून बना दे,
और फिर उस कानून को लागू करने का आदेश दे दे। दैट इज गवर्नमेंट, दैट इज शासन। और जिस अंग के द्वारा, जिस ऑर्गन के द्वारा इस नियम को इंप्लीमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। यानी शासन नियम बनाने वाला है, एक प्रकार से कह लीजिए कि लेजिस्लेटिव है, और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन उसको लागू करने वाला है, एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव है। इतनी बात समझ में आई? तो इसमें है कि कोई भी हो, वो शासन देशी भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है। तो ये जो एक सैद्धांतिक बात है, जो थ्योरिकल चीजें हैं, उस नियम का अपवाद ब्रिटिश शासन भी नहीं है। इसका मतलब अंग्रेज जब यहाँ आए और शासन करने का मन बनाया उन लोगों ने, या दूसरे शब्दों में कहें कि यहाँ की परिस्थितियों ने उन्हें शासन करने के योग बना दिया, तो फिर उनके द्वारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का भी विकास किया गया। क्लियर? अब देखिए साहब, इसमें जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हमने शब्द इस्तेमाल किया है, इसकी कुछ खास विशेषता थी। क्या थी? विशेषता। उस विशेषता को जानना आपके लिए काफी अनिवार्य है कि इसकी विशेषता क्या थी। तो बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन हम सिर्फ दो विशेषताओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और उसको पहले एलोबरेट करना चाहते हैं। बात समझ में आई? उसमें पहली इसके जो विशेषता थी वो ये थी कि कानून का शासन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे रूल ऑफ लॉ। क्या चीज कहेंगे? रूल ऑफ लॉ। सॉरी, कानून का शासन लिखने में होता है गड़बड़ी। कानून का शासन जिसको बोलेंगे रूल ऑफ लॉ, स्थापित करना। ये इसकी पहली विशेषता कह लीजिए या पहला उद्देश्य कह लीजिए। और दूसरा था उपनिवेश से अधिकाधिक लाभ कमाना। अधिकाधिक लाभ कमाना। ये दो पाइवेटल यानी महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी ब्रिटेन ने भारत में प्रशासन स्थापित किया, तो उस प्रशासन का उद्देश्य ये दो था, जो हम अभी बोर्ड पर लिखे और जिसकी व्याख्या करने हम जा रहे हैं। पहला क्या था? टू इस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ और टू गेन द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द कॉलोनी। यानी कानून का शासन स्थापित करना, और जो उपनिवेश हमने स्थापित किया है, ये उपनिवेश से लाभ कमाना। तो यहां पर दोनों जो उसके उद्देश्य थे, या ब्रिटिश प्रशासन की जो दोनों विशेषताएं थी, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित थी। वो रूल ऑफ लॉ क्यों स्थापित करना चाहती थी? क्योंकि उसे अधिक से अधिक यहां से लाभ प्राप्त हो सके, आर्थिक लाभ, पैसे का लाभ, धन का लाभ। और अगर उसे धन का लाभ अधिक से अधिक चाहिए, आर्थिक लाभ अधिक से अधिक चाहिए, तो उसे रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, नहीं तो उस देश से अधिक लाभ नहीं कमा सकता है। तो इस तरीके से दोनों विचार, दोनों उद्देश्य, दोनों विशेषताएं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गई।
एक दूसरे पर आधारित हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन की स्थापना क्यों? तो कानून के शासन की स्थापना का उद्देश्य था शांति व्यवस्था बनाए रखना, कोई झगड़ा फसाद नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे लोग थे। अगर आज के दौर में कोई व्यक्ति बोले कि हम शांति व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज है, शांति के साथ लोगों को रहना चाहिए, शांति के साथ लोगों को जीवन व्यतीत करना चाहिए। अंग्रेज भी तो यही स्थापित कर रहे थे कि यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित हो। सवाल पैदा होता है कि क्या इसके पहले भारत अशांत था? कितनी खूबसूरत बात। कोई चीज बहुत अच्छी हो, इसकी प्रमाणिकता ऐसे की जा सकती, इसे प्रमाणित ऐसे किया जा सकता है कि जो बात बोली जा रही हो, क्या वो पहले उपस्थित नहीं था? और अंग्रेजों ने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया भारत में शांति स्थापित करने के लिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि भारत में पहले अशांति थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको लेना होगा, तभी अंग्रेजों के प्रशासन का उद्देश्य समझ में आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम लेने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि जिस अशांति की बात अंग्रेज कर रहे थे वो दरअसल अशांति नहीं थी। वो किस अशांति की बात कर रहे थे कि राजनीतिक रूप से अस्थिर था, यानी एक शासन व्यवस्था नहीं था। तो भारतीय इतिहास में ये प्रथम दृष्टांत थोड़ी था। मौर्यों के बाद भी राजनीतिक अनेकता थी, गुप्तों के बाद भी राजनीतिक अनेकता थी, तुर्कों के बाद भी राजनीतिक अनेकता थी, इसलिए मुगलों के बाद भी राजनीतिक अनेकता हुई। जो राजनीतिक एकीकरण और राजनीतिक एक अनेकता, ये इस देश के प्रशासन का विकासात्मक पद सोपान है। कुछ काल तक ये राजनीतिक रूप से एकीकृत रहा, उसके बाद राजनीतिक रूप से अनेकता का शिकार रहा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था, भारतीय इतिहास में ये दिखाई नहीं पड़ता कि उस राजनीतिक अनेकता के कारण अशांति उत्पन्न हो गई, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और पूरे देश में माराकाटी की स्थिति पैदा हो गई। बल्कि राजनीतिक अनेकता के दौर में अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई, जैसे मौर्योत्तर काल में, जैसे गुप्तोत्तर काल में। व्यापार वाणिज्य और विकसित हुआ, व्यापारियों ने राजनीतिक सुदृढ़ता को आधार प्रदान किया था। तो फिर अंग्रेज किस अशांति की बात कर रहे थे, ये सोचिए। तो अंग्रेज जिस अशांति की बात कर रहे थे, वो अशांति आने वाले समयों में उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने वाला था। कितनी खूबसूरत बात। वो एक नियोजित तरीके से समझ रहे थे कि हम जिस एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डालने जा रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन शोषणात्मक है, एक्सप्लॉइटरी है, भारतीयों का शोषण करेगा। और जब भारतीयों का शोषण करेगा तो इसके विरुद्ध भारतीय जो है वो आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे और इस विद्रोह से अशांति उत्पन्न होगी। इसीलिए हम पहले ही रूल ऑफ लॉ की घोषणा कर देते हैं कि ये अमुक अमुक कानून है, इस कानून के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो दंडित होगा। तो एक प्रकार से रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, एक सकारात्मक विचारधारा जो आधुनिक समय में माना जाता है, अंग्रेजों के द्वारा एक सोची समझी गंदी नीति के तहत भारत में इसको एक अच्छी चीज को बुरे रूप में परोसा गया। यहाँ रूल ऑफ लॉ पहले से स्टैब्लिश था, यहाँ शांति पहले से स्टैब्लिश थी। ब्रिटिश नीति के कारण जो अशांति उत्पन्न होने वाली थी, उस उत्पन्न अशांति पर नियंत्रण लगाने के लिए रूल ऑफ लॉ जैसे अच्छे साधनों का प्रयोग बुरे उद्देश्यों के लिए किया गया। और ये सब क्यों साजिश से रची गई? तो सिर्फ एक उद्देश्य के लिए कि उनका आर्थिक हित कभी भी धूमिल नहीं हो, चाहे शासन का स्वरूप कुछ भी रहा। चाहे शासन ईस्ट इंडिया कंपनी की हो, तभी कंपनी और ब्रिटिश शासन को आर्थिक लाभ हुआ है। अगर सम्राट ने प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू किया 1858 के बाद, तो भी उनका आर्थिक लाभ का उद्देश्य उनके आंखों से धूमिल नहीं हुआ, तो भी उनका उद्देश्य भारत से व्यापारिक लाभ ही कमाना था। तो इससे यह साबित होता है कि ब्रिटिश शासन का विकास
आर्थिक लाभ कमाने हेतु जो शांति व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने का जो एक षड्यंत्र था, उसके तहत विकसित हुआ या डेवलप हुआ। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब देखिए कि ये जो उद्देश्य था, कौन, ये वाला, इसके तहत जो ब्रिटिश शासन का विकास हुआ, ब्रिटिश शासन का विकास निम्न दो रूपों में हुआ। कितने रूपों में? निम्न दो रूपों में हुआ। ठीक है ना साहब? अब ये दो रूप क्या है, उसको हम लोग को समझना है। उसमें एक रूप है वो ऊपरी, सॉरी इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ना, एक ऊपरी या बाहरी प्रशासनिक ढांचा का निर्माण, ढांचा का निर्माण। समझ रहे हैं सुशांत जी? थोड़ा गौर से समझिए ताकि आप मुख्य धारा में, पढ़ाई के मुख्य धारा में अपने आप को समाहित कर लीजिए। तो पहला क्या हुआ कि ऊपरी या बाहरी प्रशासनिक ढांचे का निर्माण। इसको अभी ऐसे नहीं लिखते हैं, बाद में, ठीक है। और दूसरा जो है उसको हम लोग कह सकते हैं आंतरिक प्रशासनिक ढांचा, ढांचा का निर्माण। ये जो दो हेडिंग हम, हाँ ठीक तो है, ये दो हेडिंग जो हमने बनाया, आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? नहीं, आप रितु रंजन जी? हाँ, आंतरिक प्रशासनिक ढांचा का निर्माण मतलब कि प्रशासन व्यवस्था का जो अंदर मतलब अपने लिए अलग कानून बनाना और बाहरों के लिए अलग कानून बनाना। नहीं साहब, ये पूरा पूरा गलत है। हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन का आंतरिक और बाहरी प्रशासनिक ढांचा अगर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले अर्थ को जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक कोई बात इसकी समझ ही में नहीं आएगी आपको। इसलिए सिर्फ हेडिंग डाल देने से मामला का हल नहीं होता, समस्या का समाधान नहीं होता। इस बात को स्थापित करने के लिए या इस जो तथ्य समझाना चाह रहे हैं वो आपके दिमाग में सांगोपांग समा देने के लिए हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, तो आप पूरी बात समझ जाइएगा। और वो उदाहरण कंटेम्परेरी है, समकालिक है, यानी अभी जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है उसका उदाहरण देकर के हम समझाना चाहते हैं। एक होता है संविधान, क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो चीज
रहते हैं, उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और ये जो संवैधानिक प्रावधान है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इसका निर्माण एक सुप्रीम बॉडी करती है, सर्वोच्च बॉडी करती है। भारत में इसका सर्वोच्च बॉडी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि लोकतंत्र था यार। तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, इसलिए जनता ने खुद अपने लिए संविधान बनाया। लेकिन वो खुद संविधान खुद के द्वारा नहीं बनाया, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया। और उनके प्रतिनिधि कहां थे? संविधान सभा में थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। बात समझ में आ रही है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय लोगों के द्वारा निर्मित है। अब एक निश्चित समय में इसका निर्माण हो गया, लेकिन बाद में इसमें कुछ चीज हटाने, कुछ चीज जोड़ने की अनिवार्यता बनी रही। तो यह अधिकार किसे दे दिया गया? संसद को दे दिया गया, पार्लियामेंट को दे दिया गया। तो अभी वर्तमान समय में पार्लियामेंट जो है वो इस देश की सर्वोच्च संस्था है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो संविधान है, ये एक्चुअली में करता क्या है? तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ऊपरी ढांचा बनाता है। ऊपरी ढांचा कैसे बनाता है? कि प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, संसद होगी, सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये केंद्र में उसके ये काम होंगे, ये काम करेगा वो। इसी प्रकार से पूरे 31 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, विधानमंडल होगा, उच्च न्यायालय होगा। सारे पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था होगा। नगरों में नगर पालिकाएं और नगर निगम होंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये सारी चीजें ऊपरी तौर पर एक प्रशासन का ढांचा संविधान में निर्मित कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द लिख दिया गया है कि ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। बन गया वो, यानी प्रशासन में प्रधानमंत्री का पद स्थापित हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री काम कैसे करेगा, कौन कौन से काम करेगा, यह संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो ये अधिकार किसको दे दिया गया? कार्य करने का, नियम बनाने का अधिकार ये कार्यपालिका को दे दिया गया। तो प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, ये अब संसद तय नहीं करेगी। ये संसद ने जो एग्जीक्यूटिव बनाई है वो तय करेगा। इस प्रकार से ये जो बाद में तय हो रहा है वो आंतरिक ढांचे का निर्माण हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो कानून कहलाता है, वो संविधान नहीं कहलाता है। तो संविधान वो होता है या वो है जो देश के प्रशासन के ऊपरी ढांचों का निर्माण करता है, और कानून वो है कि जो ऊपरी ढांचे को संचालित करने के लिए नियम और विनियम बनाता है, रूल और रेगुलेशंस बनाता है। कितनी खूबसूरत बात। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और एग्जाम्पल देते जाइए तो आपको और समझ में आएगा। जैसे संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया कि सभी लोग अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक उपासना करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उपासना करते हैं सभी लोग, लेकिन विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच उपासना के मध्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए कानून अनिवार्य है। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो दिया वो संविधान ने दिया, यानी धर्म के क्षेत्र में ऊपरी ढांचे का निर्माण कर दिया। लेकिन आपस में विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, दंगा फसाद नहीं हो, इसके लिए भी कानून की आवश्यकता है। जो धार्मिक स्वतंत्रता के आंतरिक ढांचे का निर्माण करेगा वो कार्यपालिका का निर्माण करेगा, आंतरिक ढांचे का। तो क्या किया नहीं भाई
कि आपको धार्मिक उपासना का अधिकार है, लेकिन अगर जो है वो अशांति की व्यवस्था भंग होगी तो प्रशासन धारा 144 लागू कर सकता है। तो धारा 144 लागू हो गया तो आप कोई भी धार्मिक प्रोसेसन नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों? तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया। तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 25 ये धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपरी ढांचे का निर्माण कर रहा है, और धारा 174 धार्मिक स्वतंत्रता के आंतरिक ढांचे का निर्माण कर रहा है, उसके प्रशासन का। आप समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हम कहना ये चाहते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में ऊपरी प्रशासनिक ढांचे का भी निर्माण हुआ और आंतरिक प्रशासनिक ढांचे का भी निर्माण हुआ। अब देखिए, यहां से बात अपनी आगे बढ़ाते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो ऊपरी प्रशासनिक ढांचे का निर्माण हुआ, ये किसने किया? तो ब्रिटिश संसद ने। जो ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे का ऊपरी ढांचे का निर्माण हुआ वो किसके द्वारा हुआ? ब्रिटिश संसद द्वारा हुआ। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो भारतीय संसद के द्वारा हुआ, ऊपरी ढांचे का। उसी प्रकार से ये आंतरिक ढांचे का जो निर्माण हुआ वो किसके द्वारा हुआ? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा। किसके द्वारा हुआ? गवर्नर जनरल एवं परिषद द्वारा, यानी उसके साथ जो लोग और सदस्य शामिल थे। इसको सर ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा? हाँ, अधिकारियों के द्वारा। अधिकारी ही थे। ये लंदन में रहता था और ये भारत में रहता था। ठीक है। इसकी तुलना आज से कीजिएगा तो मंत्रिमंडल कह सकते हैं आप। इसकी तुलना आज से कीजिएगा तो भारतीय संसद कह सकते हैं। इसकी तुलना कीजिएगा तो भारतीय मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। हम समझ रहे हैं, अच्छे ढंग से आपको हम समझा पा रहे हैं। क्लियर? कहाँ? हेलो, सुन रहे हैं? तो ये ढांचा आपके दिमाग में जा रहा है। अब देखिए, हम इसको पुनः फिर बाइफरकेट करते हैं कि जो ऊपरी ढांचे का निर्माण हुआ ये दो तरीके से हुआ। कितने तरीके से? ब्रिटिश संसद ने जब से भारत में ब्रिटेन के एक व्यापारिक कंपनी द्वारा शासन स्थापित हुआ, तो या फिर ब्रिटिश संसद ने डायरेक्ट शासन करना शुरू किया, तो दोनों स्थितियों में भारत में ब्रिटिश शासन के ऊपरी ढांचे का निर्माण ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया। लेकिन इसमें दो चरण उभर करके सामने आते हैं। ब्रिटिश संसद ने जो प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया उसके दो चरण दिखाई पड़ते हैं। कितने चरण? दो चरण, 2 फेज। अब दो चरण को हम कुछ इस ढंग से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है। एक वर्गीकरण हमारा ये होगा कि कंपनी पर नियंत्रण, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने वाला विधान, करने वाला विधान माने कानून, है ना, या संविधान जो कह लीजिए। एक तो ये हुआ, और दूसरा हेडिंग हम दे सकते हैं कि ब्रिटिश सत्ता को मजबूत बनाने वाला विधान, मजबूत बनाने वाला विधान।
अब देखिए 2 चरणों में हमने क्यों बांटा, ये काफी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना होगा। 2 चरणों में छात्रों इसलिए हमने बांटा क्योंकि ब्रिटिश सत्ता, जो ब्रिटिश सॉवरेंटी थी या पारामाउंसी थी, जो कह लीजिए, तो वो एक्चुअली में भारत में वैधानिक रूप से अगर आप देखिएगा तो 1765 से शुरू हुई और 1947 तक चली। तो 1765 तक 1900 से लेकर के 1947 तक ब्रिटेन के एक ही सत्ता ने शासन नहीं किया। 1765 से लेकर के 1947 तक ऋतु रंजन जी, ब्रिटेन के एक ही सत्ता ने शासन नहीं किया, बल्कि इन लगभग 200 वर्षों का जो पीरियड है, लगभग हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जैक्ट 200 नहीं, तो 2 सत्ताओं ने शासन किया। कितने सत्ताओं ने? एक सत्ता थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन भारत में 1765 से वो शासन करने लगे और 1765 से लेकर के 1858 तक शासन की। इस दौर में ब्रिटिश संसद की भूमिका क्या थी? तो इस दौर में भी ब्रिटिश संसद कानून बना रही थी, लेकिन उस कानून का उद्देश्य इस कंपनी को नियंत्रित करना था। तो 1765 से लेकर के 1858 तक जो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के परिवेश में कानून बनाए गए और जिससे भारतीय प्रशासन के ऊपरी ढांचे का निर्माण हुआ, उसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था। इसीलिए हमने लिखा कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने वाला था। क्लियर हुआ ये? अब 1857 ईस्वी में विद्रोह होता है, एक बहुत बड़ा विप्लव होता है, रिवोल्ट हो जाता है। तो अंग्रेजों को एहसास होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कुकर्म काफी चरम सीमा पर पहुंच गया है और इसको अधिकार दिया गया, तो फिर ब्रिटिश सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कंपनी तो शासन कर रही थी, लेकिन सत्ता तो ब्रिटेन का था ना, सोवरेंटी तो उसके पास थी। कंपनी तो सोवरेन नहीं था, क्राउन सोवरेन था। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। और अब उद्देश्य जो संसद का रहा कानून बनाने का, वो उद्देश्य ये रहा कि ब्रिटिश सत्ता को मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए, वो कितने कानून थे वो हम यहाँ लिख देते हैं और फिर बारी बारी से उसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। क्लियर? तो उसमें सबसे पहला जो था, जिसको क ख कर देते हैं तो बेहतर होगा, है ना, क्योंकि 1 2 करेंगे नीचे में, क और ख। देखिए ऐसे कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग एलोबरेट कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मटेरियल्स भी है, बुक भी है, तो क्लास में लिखवाया जाए कॉपी में तो वो एक पारंपरिक रूप रह गया। समझ गए ना? वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपके पास बुक भी है, बहुत सारे आर.एल. शुक्ला की बुक है, विपिन चंद्रा की बुक है, एनसीईआरटी में भी जो पढ़ा रहे हैं वो सब अवेलेबल है। तो जो किताबों में लिखी हुई बात है वही ना आपको पढ़ा रहे हैं। तो मटेरियल्स की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे रिसोर्स हैं आपको मटेरियल्स के रूप में, तो उससे आप पढ़ेंगे। असल बात है कि जो उसमें लिखा हुआ है उसको सिस्टमेटिक वे से समझा दिया जाए, तो असल पढ़ाई इसको कहा जाता है। तो वो आप कर रहे हैं। बाकी बोर्ड पर हम ऐसा खाका बना दे रहे हैं कि सिर्फ समझे हुए रहिएगा और इसको देख करके भी आप चाहिएगा लिखने के लिए, एलोबरेट करने के लिए, तो आप सक्षम होंगे लिखने में। बढ़िया है। तो इसमें जो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने वाला जो विधान की जहाँ तक बात है, तो उसमें पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद दूसरा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। अब देखिए, जब अभी भी बताया मैंने कि 1800 का विद्रोह हो गया तो अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश संसद ने डायरेक्ट शासन करना शुरू किया। तो उसमें जो कानून बनाए भारतीयों के लिए उसका नामकरण चेंज हो जाता है। और क्यों होता है समझाने में समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं। वो है 1861 का परिषद अधिनियम। इसको इंग्लिश बोलेंगे काउंसिल एक्ट। ठीक है, उसके बाद होगा 1892 का परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम। उसके बाद तीसरा है 1909 का परिषद अधिनियम, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये सब पॉलिटी में पूरा डिटेल्स में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद 1919 का परिषद अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। और अंतिम में है 1935 का 1935 का परिषद अधिनियम। ठीक है, तो जैसा कि दिवाकर जी आपको याद आता होगा कि ये सारा चीज बहुत डिटेल्स में हम लोग पॉलिटी में पढ़े हैं। पता आप क्लास किए हैं कि नहीं, लेकिन पॉलिटी जब भी शुरू करते हैं हम तो इसी टॉपिक से शुरू करते हैं और बहुत लंबा क्लास चलता है। आप के जो पूर्व के जो सहपाठी होंगे उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कितना दिन क्लास चला था। हमको लगता है हफ्ता दिन तक या 10 दिन तक क्लास इसका चला था। खैर, आप उसमें उपस्थित नहीं थे, ये अलग बात है। अभी आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता ये नहीं समझना, क्योंकि लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसमें बहुत विस्तार से इन सारे अधिनियमों को दिए हुए हैं। जो यूनिक का बुक आप लिए हुए हैं उसको जैसे ही खोलिएगा पहला पॉलिटी का पन्ना, तो उसमें आपको यही मिलेगा। तो यूनिक से भी आप इसको बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छे ढंग से जो लिखा गया है इससे इन सारे कानूनों के बारे में, वो बी एल ग्रोवर की एक किताब है, भारतीय संवैधानिक विकास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो शायद अवेलेबल नहीं है बाज़ार में, आपके इंस्टीट्यूट में है। तो उसमें भी बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। आप कभी ख्वाहिश रखिएगा
तो उसका फ़ोटो खींच करके या फ़ोटो सेट करा करके उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस सेक्शंस के बारे में मटेरियल्स की कमी नहीं है, और ये पॉलिटी के लिए महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। तो हिस्ट्री के लिए एक अलग दृष्टिकोण से इसको पढ़ना है। अगर पॉलिटी के दृष्टिकोण से इन अधिनियमों को या रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट को पढ़िएगा तो इसमें जितने प्रोविजंस है सब का सब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हिस्ट्री में प्रशासन के दृष्टिकोण से अगर पढ़िएगा तो सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के जिस ढांचे का निर्माण हुआ है सिर्फ उस ढांचे को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें बात समझ में आई? तो हम उसी को दृष्टिगत रख करके सिर्फ उन्हीं बातों तक अपने को सीमित रखते हुए व्याख्या कर रहे हैं जिससे ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे का निर्माण हुआ। तो सबसे पहला आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। प्रश्न ये उठता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बना? तो इसके पीछे एक चीज जिम्मेदार है जो हम बताना चाहते हैं। वो चीज क्या है वो जरा समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार व्यापार का मिला था, तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन में ये एक अधिकार उसको निष्कंटक ढंग से मिल गया था। निष्कंटक ढंग से मतलब कि ब्रिटेन का एक एक व्यक्ति इसका हिमायती था कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं था। बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये एक अधिकार मिला था उसमें बहुत बड़ा वर्ग इसका विरोधी था ब्रिटेन का। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 ईस्वी में ही किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। और वेल्थ ऑफ नेशन ने उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की वो, उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन जो हम लोग के अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो ये कि वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने एकाधिकार वाली कंपनियों की आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है कि किसी भी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रूफ किया वेल्थ ऑफ नेशंस में कि ये दोनों देशों के लिए हानिकारक है। जिस देश की कंपनी है उस देश में ये प्रतियोगिता को समाप्त कर देगा, और जिस देश में ये शासन कर रहा है वहां की पूरी व्यवस्था को समाप्त कर देगा, पूरा देश ही कंगाल कर देगा ये। तो जिस समय ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थापित हो रही थी शशिकांत जी, उसी समय भारतीयों ने विरोध किया या ना किया, लेकिन एक अंग्रेज ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि भविष्य में भारत की परिस्थितियों की भी व्याख्या वेल्थ ऑफ नेशंस पे कर दी। बात समझ में आ रही है? तो ये एग्जाम्पल्स हम इसलिए दे रहे हैं कि कंपनी पर उसके जो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की प्रक्रिया कंपनी की शुरू हुई, उसके साथ ही साथ ब्रिटेन में उसका विरोध भी शुरू हुआ। तो एक लंबी कहानी है। यहां पर संक्षेप में ये कि उस विरोध के कारण ही ब्रिटिश संसद को कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, अभी तक कंपनी को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा था वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकार पत्र दे दिया था जाओ व्यापार करते रहो। लेकिन जैसे ही कंपनी ने शासन करना शुरू किया वैसे ही वहां दबाव जब पड़ा तो सबसे पहले कंपनी को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रोविजंस किए गए कि जो गवर्नर जनरल होगा वो अब अकेले शासन नहीं करेगा, बल्कि उसकी एक परिषद होगी जिसकी सदस्य संख्या 4 होगी, और उसमें चारों का नाम भी लिख दिया गया, क्लेवरिंग, मॉनसन, बारवेल और फ्रांसिस फिलिप, कि ये गवर्नर जनरल की काउंसिल्स के मेंबर होंगे और अब कोई भी निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। इस प्रकार से प्रशासन के माने अभी जो भारत का संविधान है उस पर काम कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बुनियाद पड़ गई।
कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए इसी में अंदर में बहुत सारी बातें हैं जो सारी की सारी पॉलिटी की है। हिस्ट्री में यहाँ पर संक्षेप में ये कि ये रेगुलेटिंग एक्ट असफल रहा। तब इसकी कमियों को दूर करने के लिए असफल क्यों रहा? क्योंकि 4 में से 3 जो मेंबर थे वो उस समय का जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है, क्योंकि गवर्नर जनरल का पद सृजित ही किया गया था इस एक्ट के तहत। उसके पहले जो है गवर्नरशिप कहलाता था, गवर्नर जनरल नहीं कहलाता था। गवर्नर जनरल कहलाने का अर्थ ये हुआ कि अब अन्य प्रेसिडेंसियां भी इसके अधीन हो गई, यानी बम्बई और मद्रास। तो बहुमत से लिया जाएगा तो 3 मेंबर इसके अगेंस्ट थे वारेन हेस्टिंग्स के। तो 1772 से लेकर के 1783 ईस्वी तक कोई काम ही नहीं हुआ। तब सुधार के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और इसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल की सदस्य संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई और कहा कि अगर बराबर बराबर मत आएगा तो निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। यानी अगर एक व्यक्ति भी, एक मेंबर भी गवर्नर जनरल के पक्ष में है तो फिर गवर्नर जनरल अपने वीटो का प्रयोग कर करके उस बात को साबित कर सकता था, उस कानून को पारित करवा सकता था। ठीक है। अब आगे चल के 1793 में कोई खास बात नहीं हुई उस एक्ट में। यही हुआ कि नियम यह था कि 20 वर्षों के लिए चार्टर दिया जाता था। चार्टर माने इजाजत। ऐसा नहीं था कि कंपनी का शासन भारत में अनलिमिटेड था। ब्रिटिश पार्लियामेंट 20-20 सालों के लिए देती थी। इसलिए आप गौर से देखिएगा, 73 के बाद 93, 93 के बाद 13, 13 के बाद 33, 33 के बाद 53, सब में 20-20 ईयर्स का डिफरेंसेस है। तो अगर चार्टर नहीं मिलता तो उसके बाद शासन उसका समाप्त हो जाता है। तो इसलिए 93 का जो चार्टर है वो सिर्फ इसलिए है कि उसका नवीकरण करना था, रिन्यूअल करना था उसके शासन का। 13 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी पर जैसा कि पहले ही दबाव पड़ रहा था कि इसका एकाधिकार समाप्त करो, इसका एकाधिकार समाप्त करो, लेकिन कंपनी का एकाधिकार बना क्यों रहता था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके भी समर्थक थे। ऐसा नहीं था कि कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसका कोई समर्थक नहीं था। लेकिन अब पानी सर से जब ऊपर बढ़ने लगा तब ब्रिटिश पार्लियामेंट को निर्णय करना पड़ा कि नहीं, कंपनी के अतिरिक्त जो है वो दूसरे ब्रिटिश नागरिक को भी व्यापार का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो 13 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन कंपनी को भी खुश करने का प्रयास किया गया कि व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त किया गया, लेकिन चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। और उस समय ब्रिटिश व्यापार का 80% भाग यही था, चाय का और चीन के साथ व्यापार का। तो दोनों को सरकार ने खुश कर दिया। उधर ब्रिटिश व्यापारी इसलिए खुश हो गए कि अरे हमको भी भारत से व्यापार करने का अधिकार मिल गया, और कंपनी इसलिए खुश हो रही है कि जो मेन व्यापार था उसमें तो तुम घुस ही नहीं पा रहे हो अभी तक, वो तो मेरे ही अधिकार में, जाओ 20% पे करो। लेकिन अगले 20 वर्ष में फिर बात समझ में आ गई वहां के व्यापारियों को, तो फिर दबाव पड़ना शुरू किया। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा जो ये अधिकार थे, कौन अधिकार? बिजनेस में एकाधिकार नहीं, जो चीन और चाय के साथ एक अधिकार बचा हुआ था कंपनी का, उसको भी समाप्त कर दिया। अब कंपनी व्यापारिक संस्था नहीं रह गई, अब कंपनी 100% जो है वो एक व्यापारिक राजनीतिक संस्था बन गई। और जो कंपनी के शेयर धारक थे उनके लाभांश की गारंटी ले ली गई कि आपको 10% जितनी पूंजी आपकी लगी हुई है उसका 10% का लाभांश आपको मिलता रहे। और 33 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन किए गए। अब
जो तीनों प्रेसिडेंसियां थीं वो सभी को वास्तविक रूप से एक कर दिया गया। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको वास्तविक रूप से संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और वो व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहां पर एक कंफ्यूजन है कि वारेन हेस्टिंग भी तो आप बोलते हैं सर कि भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था या भारत का, दोनों में डिफरेंस है कि वारेन हेस्टिंग्स को जो बनाया गया था तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार नहीं छीना गया था, लेकिन अब 1833 के एक्ट के मुताबिक सारे ब्रिटिश प्रांतों का कानून एक गवर्नर जनरल बनाएगा और वो कौन होगा? कलकत्ता वाला वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कानूनों का एक रूपता स्थापित किया गया। इसके अलावा जो राजस्व का कलेक्शन होता था वो पूरा का पूरा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। पहले सभी के राजस्व अलग अलग थे। तो कानून बनाने के दृष्टिकोण से, कानून लागू करने के दृष्टिकोण से, वित्त के दृष्टिकोण से एकीकरण हो गया। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। लेकिन कंपनी का एक अधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी दबाव बना हुआ था कि कंपनी कंपनी होती है, इसे शासन करने कैसे दे दिया जाएगा। ये 65 से ही बहस चल रही थी ब्रिटेन में। तो 20 साल बाद जो 53 का अधिनियम स्थापित हुआ तो उस अधिनियम में कंपनी को जो चार्टर दिया गया वो कह कर दिया गया कि आपका शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। तो 53 में दिया गया और 57 में जब विद्रोह हो गया तो मौका मिल गया ब्रिटिश संसद को। अब 20 साल का कौन इंतजार करे, 58 में ही एक अधिनियम पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हमेशा के लिए भारत से समाप्त कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से कहिए कि कार्यपालिका का निर्माण हुआ, जुडिशियरी भी निर्मित हो रही थी, वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे। अब यहां से लेजिस्लेटिव का निर्माण होता है कि 1857 के विद्रोह के ने अंग्रेजों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अब भारत में भारतीयों के समर्थन के बिना शासन नहीं किया जा सकता। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद पहले पूरी कार्यकारिणी थी, चूंकि कानून बन करके आते थे ब्रिटिश संसद से, सिर्फ क्रियान्वयन की प्रक्रिया का नियम बनता था काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में। अब उसमें परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया कि गवर्नर जनरल का काउंसिल ही परिषद में कन्वर्ट हो गया। यानी डेली के रूटीन वर्क में वो कार्यकारिणी के रूप में काम करती थी और जब कानून बनाना होता था तो वही परिषद बन जाती थी, यानी संसद बन जाती थी। तो ये प्रक्रिया 53 से ही शुरू हुई। 53 में कानून बनाने के 6 सदस्यों को उसमें रखा गया। पहले 4 सदस्य थे कार्यकारिणी में, तो कार्यकारिणी 4 सदस्यों से काम कर रही थी। अगर वही कार्यकारिणी कानून बनाने वाली परिषद बनेगी तो उसमें 6 और सदस्य शामिल कर दिए गए कि अब 6 4 10 लोग मिल करके जो परिषद बनेगी वो भारत के लिए कानून बनाएगा। इसमें कोई भारतीय नहीं था 53 में। लेकिन 61 में जब बना तो परिषद की संख्या न्यूनतम 12 अधिकतम 16 कर दी गई और इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया। हालांकि नॉमिनेट ही किया गया उसका निर्वाचन नहीं हुआ। जैसे बनारस के राजा हो गया, पटियाला का राजा हो गया और एक और राजस्थान का कोई रियासत था, उसके राजा को उसमें मेंबर बनाया गया। अब ये 61 के बाद आंदोलन आप देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश हो गई थी। कांग्रेस ने अपने निवेदनों प्रतिवेदनों के माध्यम से बहुत मांग रखी ब्रिटिशों के सामने। ब्रिटिश सत्ता की विरोधी नहीं थी लेकिन मांग की। तो जब 1892 का अधिनियम परिषद अधिनियम पारित हुआ तो इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रोविजन किया गया।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब क्या, जो भारत के मेंबर थे काउंसिल में, अब वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। पहले नॉमिनेट किए जा रहे थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय था, म्यूनसिपैलिटी था, ये सब बन गया था। तो उसमें जो मेंबर होते थे वो काउंसिल के मेंबर का चुनाव करते थे 92 के द्वारा। प्लस पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया भारतीय सदस्यों को। पहले प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, खाली हाथ उठाने वाले थे। फिर 1909 का अधिनियम बना, तो इसमें सदस्य संख्या 18 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, और उसमें से आधे सदस्य भारतीय थे, लेकिन सबके सब नॉमिनेटेड। पहली बार 1919 के अधिनियम में सदस्यों की संख्या 175 की गई, और ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसमें से निर्वाचन का प्रोविजन किया गया आधे का। ये अलग बात है कि मतदाता सिर्फ 3% थे 1919 में, इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति शुरुआत हुई 1919 में, और 1935 में इसको और इनलार्ज कर दिया गया कि द्विसदन जो बन गया था उसमें से 375 सदस्य संख्या उच्च निम्न सदन की थी, और उस सदन की 145 या समथिंग। और इसमें भी जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्षेत्र और बढ़ा दिया गया। पहले 3% ही मतदाता थे, अब 3% जगह पर मतदाताओं की संख्या 15% हो गई। ठीक है, तो और जितने प्रोविजंस थे वो पॉलिटी के क्लास में उसका विवरण होगा। यहाँ हिस्ट्री के क्लास में इतना ही विवरण आपको पढ़ाना है। अगर और कर देते तो फिर हौच पौच आपको आइडिया नहीं हो पाता कि हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखाएगा। तो होमवर्क जब कीजिएगा इसका और कल दिखाइएगा, तो आप इस दृष्टिकोण से इसका एक्सप्लेन कीजिएगा। पढ़िएगा पॉलिटी के बुक से इसका डेवलपमेंट को, लेकिन इस दृष्टिकोण से, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से इस तरह से वर्णन कीजिएगा। क्लियर? अब देखिए, आंतरिक प्रशासन ढांचा का जहां तक बात है, तो जो गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा बना, वो उसके 3 आधार थे। कितने? जो इंटरनल 3 आधार या 3 अंग कहिए। एक को बोलते हैं नागरिक सेवा, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सिविल सर्विस, सिविल सर्विसेज। दूसरा सैनिक सेवा, यानी मिलिट्री सर्विसेज। और तीसरा पुलिस सेवा, पुलिस सेवा यानी पुलिस सर्विसेज। ठीक है ना साहब? आप देखिए, बारी बारी से इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम रहता है। तो एक्सप्लेन करेंगे तो आप वीडियो रोक रोक करके, पॉज कर करके, देख देख करके अपना नोट्स बना लीजिएगा, है ना? क्योंकि इसके लिए फिर एक अलग क्लास लेना पड़ेगा, और हम चाह रहे हैं कि नहीं, एक ही क्लास में सारी बातें आपकी आ जाए, ताकि एक दिन ये चैप्टर्स कंप्लीट हो। नागरिक सेवा की जहां तक बात है, तो अभी अभी आपने पढ़ा कि कंपनी ने शासन शुरू किया। तो शुरू में जो कंपनी आई, तो कंपनी के क्लर्क, कर्मचारी ही प्रशासन का काम देखते थे। पहली बार वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में समहारता यानी कलेक्टर के पद का निर्माण कराया। बात समझ आ रही है? जिसको अभी आप डीएम बोलते हैं। तो डीएम एक्चुअली में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्चुअली में डीएम कैसे कहलाया? तो शुरुआत में जो उसका रूप था वो कलेक्टर का था, यानी रेवेन्यू कलेक्शन करता था वो, और कलेक्ट करके राजकोष में जमा करता था। कैसे? तो आपने देखा कि 24 परगना की उसको जो जमींदारी मिली कंपनी को, तो उस पर राजस्व वसूलना सबसे बड़ा समस्या था।
फिर 65 में जब पूरे बंगाल पर उसका अधिकार हो गया तो राजस्व वसूलना काफ़ी बड़ा समस्या था, तो द्वैत शासन लागू किया गया, जिसमें कंपनी के 2 आदमी मोहम्मद रजा खां और सिताब राय था, वो राजस्व कलेक्ट करके कंपनी को देता था। तो ऐसे द्वैत शासन से बहुत भ्रष्टाचार पनप गया। तो वारेन हेस्टिंग्स जब बना 72 में गवर्नर जनरल बंगाल का, तो उसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और राजस्व की वसूली के लिए उसी समय पूर्व की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उसने पहले 5 वर्षीय योजना लागू की, फिर 1 वर्षीय किया। इसी 1 वर्षीय में उसने राजस्व कलेक्टर का पद सृजित किया कि हम प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश अधिकारियों के माध्यम से इसका ये करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया 1786 ईस्वी में, तो 1793 में उसने कॉर्नवालिस कोड लागू किया 1793 में, और उसने कलेक्टर के पद को या जितना भी प्रशासनिक पद था उस सब को विनियमित कर दिया। कहा कि यह पद काफी महत्वपूर्ण है और इसकी सैलरी बढ़ा दी गई। जैसे डीएम का पद सैलरी कर दिया गया 1500 रुपये प्रति माह, जो उस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली कंपनी बन गई। और यही नहीं, जो राजस्व कलेक्ट करेगा उसका 1% उस डीएम का हिस्सा होगा। ऐसा कॉर्नवालिस ने इसलिए किया ताकि जो है वो करप्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। अब देखिए कि अभी तक जो नियुक्ति का प्रोविजन था क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इंग्लैंड में था वो किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दे सकता था, कोई योग्यता का निर्धारण नहीं था। तो उससे प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बनकर के बंगाल आया 1798 ईस्वी में, तो उसने इन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की, फोर्ट विलियम कॉलेज। आज भी कलकत्ता जाइएगा तो फोर्ट विलियम मिलेगा आपको लिखा हुआ धर्मतल्ला में, तो वो मिलिट्री का अड्डा हो गया जो भूमिगत है। तो फोर्ट विलियम एक्चुअली में कॉलेज बना था किस लिए, तो ब्रिटिश अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको अपने अधिकार में हस्तक्षेप माना, बोला कि नहीं, इंडिया में जो प्रशिक्षण देने का फोर्ट विलियम कॉलेज खुला है उसको बंद कर दिया जाए। और 1809 में हेलीब्री में, लंदन में एक जगह हेलीब्री, उसने भी महसूस किया कि हाँ प्रशिक्षण तो देना जरूरी है, तो इनका प्रशिक्षण लंदन के हेलीब्री कॉलेज में होगा। तो उस समय से लेकर के यही सिस्टम चलता रहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है सिविल सेवकों को नियुक्त कर दिया करते थे और हेलीब्री कॉलेज में जो है वो इनका प्रशिक्षण हो जाया करता था। कोई एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता था। क्लियर। 1853 के अधिनियम के द्वारा जो है वो पहली बार ये कहा गया कि नहीं, अब प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होगी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अनुशंसा के आधार पे सिविल सर्वेंट की नियुक्ति नहीं होगी, और इसमें धर्म, भाषा, मूल वंश और लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। तो अब भारतीयों को भी जो है वो नागरिक सेवा में आने का अवसर मिला। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो नियम बनाया था उसमें ये साफ लिख दिया था कॉर्नवालिस कोड में कि 500 रुपये से ऊपर की नौकरी कोई भारतीय नहीं करेगा। और एक आईसीएस का वेतन कितना उसने कर दिया था, 1500। तो इस नियम के तहत तो कोई भारतीय डीएम बन से नहीं सकता था। लेकिन 53 के अधिनियम के द्वारा ये बाध्यताएं जो है जो कॉर्नवालिस कोड में थी उसको हटा दी गई। फिर एक लंबी हिस्ट्री है, वो अलग विषय है राष्ट्रीय आंदोलन से। यहां इतना आपको समझ में आ गया। सैनिक सेवा की जहां तक बात है, ये काफी दिलचस्प है कि अंग्रेजों की संख्या यहां अल्प थी। दिवाकर जी प्लीज ओपन योर आई। तो अंग्रेजों की संख्या काफी जो है वो कम थी, लेकिन शासन उन्होंने भारतीय सैनिकों के द्वारा ही किया। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश सैनिकों की कुल संख्या 3,11,000 थी। कितना? 3,11,000 लैक्स। क्लियर? 3,11,000।
इन 3,11,000 में से 2,65,000 सिर्फ भारतीय थे और बाकी जो थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेज इसलिए थे क्योंकि उसमें ऑफिसर्स का भी पद चाहिए। ऑफिसर्स भारतीय नहीं रहेंगे, ऑफिसर सब अंग्रेज रहेंगे, सिपाही भारतीय रहेंगे। 1857 के विद्रोह तक सिर्फ 3 भारतीय ऐसे थे जिनका मिलिट्री में वेतन 300 हो पाया था और सिर्फ एक जमादार के पद तक पहुंच पाया था मिलिट्री में। इसी से अपन अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो 2,65,000 सैनिक थे, ये अधिकांशतः बिहार और यूपी के थे और बिहार और यूपी के स्वर्ण जाति के थे। स्वर्ण माने ऊंची जाति के, स्वर्ण जाति में अधिकांशतः ब्राह्मण थे। ये सब सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, बढ़िया से पढ़ते रहिए। और अब प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठता होगा ऋतु रंजन जी कि आखिर अंग्रेजों ने हमारे लोगों के बल पर ही भारत का विजय किया इन्हीं मिलिट्रियों के जरिए, तो कैसे? तो इसके 2 कारण थे। पहला कि भारत के ये लोग जो सैनिक, जो वर्ग दिखाई पड़ा, ये पेशेवर लोग थे। ये जो युद्ध करते थे वो पैसे के लिए करते थे। प्राचीन काल से जो पैसा देगा उसके लिए हम युद्ध करेंगे, ये मानसिकता थी। और दूसरा कि राष्ट्रवाद की भावना अभी उदित नहीं हुई थी। देसी विदेशी की भावना नहीं पाई जा रही थी। देसी विदेशी की भावना अब पाई जा रही है। उस समय कोई पासपोर्ट वीजा का सिस्टम नहीं था, उस समय नागरिकता कार्ड का कोई सिस्टम नहीं था। बात समझ में आ रही है ना? तो ये 2 कारणों से अंग्रेज बड़ी आसानी से भारतीयों के मदद से ही भारतीय भूभाग पर कब्जा करते चले। और यही नहीं, इस मिलिट्री का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं था। पहला तो उद्देश्य ये था कि भारतीय क्षेत्रों को विजित करना। दूसरा उद्देश्य तो ये था कि विजित क्षेत्र को अपने नियंत्रण में बनाए रखना। तीसरा उद्देश्य ये था कि कोई विद्रोह हो रहा है तो उसका दमन करना। चौथा उद्देश्य ये था कि हमारा उपनिवेश सिर्फ भारत में ही नहीं है, अन्य देशों में भी है, तो अन्य देशों में भी सैनिक का प्रयोग करना। और ये जो चौथा प्रोविजन था ना, यही विद्रोह का कारण बन गया कि जिन सैनिकों ने सेवा दी भारत से बाहर जाकर के, जब वो वापस भारत में आए तो उनके परिवारों ने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, घर में घुसने नहीं दिया। तो ये जब सैनिकों के साथ हुआ तो सैनिकों में तभी से विद्रोह फैलने लगा कि तुम हमको ऐसा पाप करवा दियो कि हम अपने परिवार से कट गए। क्योंकि समुद्र यात्रा निषिद्ध था हिंदू धर्म में। सही गलत एक अलग बात है, उस पर बहस हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो परंपराएं उस समय थी, उस समय यही थी कि कोई हिंदू अगर समुद्र की यात्रा करके वापस लौट रहा है तो वो देश में अब नहीं रहेगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो विदेशों में सेवा देने गए हर भारतीय सैनिक को, चूंकि वो ब्राह्मण थे, उनको सामाजिक विभेद का सामना करना पड़ा, सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना। क्लियर? अब आइए पुलिस प्रशासन। तो ये बहुत विचित्र बात है छात्रों कि ये सारे प्रशासनिक ढांचा का निर्माता या विकासकर्ता अंग्रेज थे, लेकिन एक पद अंग्रेजों ने नहीं विकास किया। ये भारत में अति प्राचीन काल से चला आ रहा था, अब वो था पुलिस प्रशासन। आपको सुनकर ताजुब होगा कि पुलिस प्रशासन का विकास तो अंग्रेजों ने भारत में खूब किया, लेकिन अपने देश में नहीं किया। जितना मजबूत पुलिस प्रशासन का ढांचा भारत में कंपनी ने स्थापित किया, ब्रिटेन में 1857 तक ये था ही नहीं। और पुलिस प्रशासन में भारत में प्राचीन काल से ही कोटपाल का पद पाया जाता था। यही कोटपाल अपभ्रंशित होकर के वर्तमान समय में कोतवाल कहलाता है। कोटपाल, यही कोटपाल क्या कहलाता है वर्तमान समय में? कोतवाल। बहुत सारे रूप अपभ्रंशित हो जाता है। जैसे जैसे आदमी आयु के साथ शकल चेंज करता है, उसी शब्द भी अपना रूप चेंज करता रहता है। हाँ,
दरोगा। यही पद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कन्वर्ट कर दिया दरोगा में, और फिर दरोगा के बाद जो है उसका हेड पुलिस कप्तान यानी एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद सृजित किया गया, और इसको ब्रिटिश काल में आईपी के नाम से, इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था। इसी तरीके से न्यायिक सेवा का भी विकास हुआ। न्यायिक सेवा बंगाल से ही शुरू हुआ। सबसे पहले फौजदारी अदालत सारे जिलों में बनी, फिर दीवानी अदालत बनी सारे जिलों में, उसके बाद सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत कलकत्ता में बनी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसी को जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। जब 1861 का अधिनियम पारित हुआ तो यही सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत हाई कोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया हर प्रेसिडेंसी में। और आगे बढ़ करके 1935 के अधिनियम के द्वारा ये सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिए गए। 1936 में सुप्रीम कोर्ट बना। तो इस ढंग से न्यायिक प्रशासनिक ढांचे का भी विकास हुआ। तो आज के क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। हम समझते हैं कि आप समझने में सफल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। कितना हुआ?